वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है, यानी कि DSSB PRT का जो अपकमिंग एग्जाम है, जो रिसेंटली अभी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिनका हम सब इंतजार कर रहे हैं। आप लोग एक्साइटेड है जिन वैकेंसीज के लिए, उन्हीं से रिलेटेड ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि अचानक से आप पेपर की तैयारी नहीं कर सकते। तो DSSB PRT में जो आपका सेक्शन बी रहेगा, जिसमें 100 नंबर की पेडागोजी, यानी कि जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो कुछ आप लोगों ने DLED में पढ़ा है या JBT करते टाइम पढ़ा है, तो वो सारा का सारा सिलेबस आप लोगों से वहां पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज, यानी कि एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में लेते हुए हम चल रहे हैं। तो ये जो सीरीज है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए DSSB PRT के लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स यानी कि बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट किया था मोटिवेशन से रिलेटेड 7 सब टॉपिक्स, यानी कि 7 सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो मोटिवेशन की थ्योरीज की अगर हम बात करें, तो मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं उनका एम क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो देखिए, अगर हम मोटिवेशन थ्योरीज की बात करें, तो मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं वो क्या करती हैं, मोटिवेशन का जो प्रोसेस है उसको एनालाइज करती हैं, और हाउ टू मोटिवेट पीपल, यानी कि लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना है, उस चीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मोटिवेशन होता क्या है ये मैं आप लोगों को डिटेल में करवा चुकी हूँ। तो मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव है, जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को एक्टिवेट करता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को एक पर्पज, एक डायरेक्शन देता है। अब ये जो मोटिवेशन थ्योरीज हैं, ये व्हाई और हाउ के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हैं, यानी कि क्यों और कैसे ह्यूमन बिहेवियर एक्टिवेट होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इस चीज पर फोकस करती हैं। तो मुख्य रूप से जो है, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। किनको? मोटिवेशन की थ्योरीज को। एक होती है कंटेंट थ्योरीज और दूसरी होती है प्रोसेस थ्योरीज। ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरीज कितने प्रकार की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक होती है कंटेंट थ्योरीज और दूसरी होती है प्रोसेस थ्योरीज। ठीक है, अब ये कंटेंट थ्योरीज होती क्या है, इनका मतलब क्या होता है, और प्रोसेस थ्योरीज से आप क्या समझते हैं, उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंटेंट थ्योरीज के बारे में। देखिए, कंटेंट थ्योरीज की अगर मैं बात करूं, तो कंटेंट थ्योरीज जो है, कौन सी थ्योरीज होती है? नीड थ्योरीज होती है। इनको आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत बार आप लोगों से पूछा भी जा सकता है या पूछा जा चुका भी है कि जो नीड थ्योरीज हैं वो कौन सी थ्योरीज होती हैं। कंटेंट थ्योरीज को ही नीड थ्योरीज कहा जाता है। ये किस चीज पर फोकस करती है? इंटरनल फैक्टर, यानी कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपको एनर्जाइज करते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, यानी कि आप इंटरनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो अगर हम बात करें नीड्स की, तो नीड का मतलब आवश्यकता। तो ये जो मैंने मोटिवेशन साइकिल आप लोगों को करवाया था, तो वहां पर आप लोगों को जो मैंने मोटिवेशन साइकिल के 6 स्टेप्स बताए थे, उनमें पहला ही स्टेप है कौन सा? नीड। यानी कि मोटिवेशन की पूरी जो राम कहानी है वो कहां से शुरू होती है? नीड, आवश्यकता से शुरू होती है। तो नीड क्या है? नीड डेफिशिएंसीज है। किसी चीज की आपको आवश्यकता है, किसी चीज की आपको कमी है, जो आपके व्यवहार को एनर्जाइज कर रही है, ट्रिगर कर रही है, ताकि आप अपनी उन नीड्स को, उन आवश्यकताओं को सेटिस्फाई कर सकें। अब बात आती है कि भाई, जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो जितनी ज्यादा स्ट्रोंगर होंगी, उतने ही आप ज्यादा मोटिवेट होंगे, उतनी ही जल्दी करेंगे, उतनी ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मान लीजिए आपके घर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और आपको एक जॉब की आवश्यकता है, आपको जॉब की नीड है, तो आप क्या करेंगे? बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, यानी कि कुछ भी करके आप एक जॉब प्राप्त करने की कोशिश करें। तो कंटेंट थ्योरीज की अगर हम बात करें, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? व्हाट से, यानी कि व्हाट की बात इसमें की गई है, यानी कि क्या चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है। तो व्हाट और व्हाई की बात हमने पिछली स्लाइड में की थी, यानी कि जो थ्योरीज है वो व्हाट और व्हाई से रिलेटेड है, क्यों और कैसे। तो कंटेंट थ्योरीज किससे रिलेटेड है? व्हाट से, क्या, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है, क्या चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है। ठीक है, आपकी आवश्यकता हो सकती है, आपके घर की सिचुएशन खराब है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है। तो कंटेंट थ्योरीज किस चीज पर फोकस करती है? व्हाट पर। ये व्हाट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी थ्योरीज व्हाट से रिलेटेड है, जहां पर हम व्हाट का प्रयोग करते हैं।
तो देखिए कंटेंट थ्योरीज का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो जो कंटेंट थ्योरीज है वो नीड थ्योरीज होती है और किस चीज पर फोकस करती है, व्हाट, यानी कि कौन सी चीज है जो किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है, व्हाट की बात इसमें की गई है। आई होप कि कंटेंट थ्योरीज का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोसेस थ्योरीज की, यानी कि प्रोसेस थ्योरीज से आप क्या समझते हैं। तो प्रोसेस थ्योरीज का मतलब है कि भाई कौन सा प्रोसेस है जो किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो किसी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए, ठीक है। तो प्रोसेस थ्योरीज क्या बताती हैं, इट एक्सप्लेन्स हाउ वर्कर सेलेक्ट बिहेवियरल एक्शन टू मीट देयर नीड्स एंड डिटरमाइंस देयर चॉइसेस, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो कौन सा, हाउ का मतलब किस तरह से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। हाउ का मतलब है किस तरह से वो कि कौन सा कार्य करके अपनी नीड्स को वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस की बात इसमें की गई है। तो जो प्रोसेस थ्योरी मोटिवेशन की है वो किस चीज पर फोकस करती है, वो हाउ पर फोकस करती है, यानी कि तो कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी का मतलब क्या होता है, आई होप यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज में। देखिए वैसे तो जब हमने कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी का मतलब समझा तो आप लोगों को डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि दोनों थ्योरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो कंटेंट थ्योरीज की अगर हम बात करें तो कंटेंट थ्योरी क्या करती है, कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन explain the specific factors that motivate people and answers the question what drives behavior, यानी कि क्या स्पेसिफिक फैक्टर हैं जो किसी इंडिविजुअल के व्यवहार को ड्राइव करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन अराइज करते हैं तो बात किसकी आती है, व्हाट की आती है, यानी कि क्या चीज है जो किसी इंडिविजुअल के व्यवहार को फोर्स करती है। किसकी बात करते हैं कंटेंट थ्योरीज में, क्या की। अगर हम बात करें प्रोसेस थ्योरीज की, तो प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हेल्प्स explain how an individual's behavior is energized, directed, sustained and stopped, यानी कि इसमें किसकी बात की गई है, how, यानी कि कौन सी प्रक्रिया है जो किसी इंडिविजुअल के व्यवहार को एनर्जाइज करती है, डायरेक्शन देती है, ठीक है। तो इसमें हम किसकी बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, हाउ की बात। कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी का मतलब क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमने देखा। अब हम बात करेंगे, हमने जो दो तरह की थ्योरीज पढ़ी है, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरी। अब पता होना चाहिए कि कंटेंट थ्योरीज कौन कौन सी थ्योरीज होंगी और जो प्रोसेस थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार आप लोगों से किसी पर्टिकुलर थ्योरी का नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये किस तरह की थ्योरी है, ठीक है। मान लीजिए मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आप लोगों को दे दी और आप लोगों से पूछ लिया कि कंटेंट थ्योरी है या प्रोसेस, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कंटेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं, और कई बार जो मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आप लोगों से मैचिंग करने के लिए कहा जा सकता है। तो आपको थ्योरीज, उनके राइटर्स के नाम पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि ये कंटेंट थ्योरीज है और प्रोसेस थ्योरीज है। तो कंटेंट थ्योरीज की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी थ्योरीज है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, एल्डर पल्स की ईआरजी थ्योरी है, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, मैक्लेलैंड की नीड थ्योरी है, पोर्टर एंड लॉलर की थ्योरी है, ग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है, ठीक है। ये किस तरह की थ्योरी है, कंटेंट थ्योरीज, या इसको हम नीड थ्योरीज भी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोसेस थ्योरीज की, तो प्रोसेस थ्योरीज कौन कौन सी हैं, स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी कि ये थ्योरीज प्रोसेस को बताती है किस तरह से किसी इंडिविजुअल के व्यवहार को मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है। और जो कंटेंट थ्योरीज है वो किस चीज पर फोकस करती है, व्हाट, यानी कि क्या चीज है जो किसी इंडिविजुअल के व्यवहार को ड्राइव करती है, फोर्स करती है, ठीक है। तो प्रोसेस थ्योरीज की अगर हम बात करें तो स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, एडम्स की इक्विटी थ्योरी है, लोके की गोल सेटिंग थ्योरी है और बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है। ये किस तरह की थ्योरीज हैं, ये प्रोसेस थ्योरीज हैं, ठीक है। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए। इन सभी थ्योरीज को मैं वन बाय वन भी आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगी। सबसे पहले हम कंटेंट थ्योरीज में जितनी भी थ्योरीज हैं उनको समझेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस थ्योरीज हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि भाई आपका जो DSSB PRT का एग्जाम होगा उसमें ये थ्योरीज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होंगी, बेसिक मेन पॉइंट्स आप लोगों को इन थ्योरीज से रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन इनको मैं डिटेल में इसलिए करवाऊंगी क्योंकि आप चाहे बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर भी ये थ्योरीज हैं, ठीक है। यूजीसी नेट में भी ये थ्योरीज पूछी जाती हैं, तो थ्योरीज हम कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ डिटेल में ही करवा दूं ताकि आपको हर जगह हेल्प हो सके, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कंटेंट थ्योरीज को डिटेल में समझेंगे, यानी कि ये जो कंटेंट थ्योरीज हैं इनको 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक मुझे देना चाहते हो, बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसको हिंदी में हम कहेंगे। उसको आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए पिछली वीडियो में हमने थ्योरीज की बात की थी, मोटिवेशन की। तो दो तरह की थ्योरीज होती हैं, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज कौन कौन सी है और प्रोसेस थ्योरीज कौन कौन सी है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूं। तो ये जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है ये मोटिवेशन की कंटेंट थ्योरी है, नीड थ्योरी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। कंटेंट थ्योरी या नीड थ्योरी भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक कंटेंट थ्योरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे एब्राहम मैस्लो के बारे में, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। एब्राहम मैस्लो जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका टाइम पीरियड 1908 से 1970 तक रहा है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फील्ड में इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है। जब मैंने आप लोगों को स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी पर डिटेल वीडियोस मैंने वहां पर बनाई हैं, तो उनका जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात कौन करते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण की बात कौन करते हैं? एब्राहम मैस्लो, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फील्ड में उनका अहम रोल रहा है। एब्राहम मैस्लो की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अपनी जो है नीड हायरार्की थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम उनकी इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे क्या है ये थ्योरी। इसके अलावा अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ह्यूमन मोटिवेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझने में भी उनका अहम रोल रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कौन करते हैं? एब्राहम मैस्लो करते हैं। इसलिए इनको, एब्राहम मैस्लो को ह्यूमनिज्म का स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है। एब्राहम मैस्लो जो है APA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे और उनका जो भी एमिनेंट वर्क रहा है उसके लिए उनको बहुत ज्यादा ऑनर और अवार्ड भी अपने काम के लिए मिले हैं। तो ये था एब्राहम मैस्लो के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे उनकी नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। तो देखिए नीड हायरार्की को समझने से पहले आपको हायरार्की का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज हायरार्की? हिंदी में हम कहेंगे पदानुक्रम। हायरार्की का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम चीजों को रैंक्स और लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। जो लेवल होगा वो हायर टू लोअर भी हो सकता है, लोअर टू हायर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम हो सकता है। यानी कि सबसे पहले लोअर लेवल, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर सबसे हायर, ठीक है। तो एब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने नीड्स की हायरार्की बनाई है, यानी कि जो आवश्यकताएं हैं उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया है। अपनी इस थ्योरी में उन्होंने 5 तरह की नीड्स की बात की है। ये जो 5 तरह की नीड्स की बात एब्राहम मैस्लो करते हैं ये एक पिरामिड की फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि जो हायरार्की है वो बॉटम टू टॉप है। सबसे पहले जो है लोअर लेवल की नीड्स आएंगी, फिर हायर और लास्ट में सबसे हायर लेवल की। तो सबसे जो बेसिक नीड्स की बात उनके द्वारा की गई है वो कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स को हम लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी कहते हैं, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स। ये 5 तरह की नीड्स उनके द्वारा बताई गई हैं। ये एक हायरार्की की फॉर्म में है, एक पिरामिड की फॉर्म में है। तो सबसे लोअर लेवल की जो नीड्स है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है और सबसे हायर लेवल की नीड्स कौन सी होंगी? सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स, ठीक है। अब कई बार क्या होता है आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है कि बेसिक नीड कौन सी है, बेसिक नीड्स में कौन कौन सी नीड आएंगी, साइकोलॉजिकल नीड कौन सी है या सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि नीचे की जो 2 तरह की नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स, ये बेसिक नीड्स हैं।
और ये जो सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स हैं ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग की जो नीड्स हैं वो सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स हैं। ठीक है, तो एब्राहम मैस्लो का क्या मानना है? उनका मानना है नीड ड्राइव्स मोटिवेशन, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई नीड है, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, और जो ये नीड्स हैं वो एक हायरार्की, एक क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे ही एक नीड कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है, तो व्यक्ति दूसरे तरह की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो इन्होंने जो ये 5 तरह की नीड्स की बात की है, इनको हम वन बाय वन समझते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स की। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स की अगर हम बात करें तो ये जो है मैस्लो की नीड है हायरार्की थ्योरी में एक फाउंडेशन का काम करती है। यानी कि ये वो नीड है जो बहुत ज्यादा इसेंशियल है किसी भी ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, यानी कि अपना पेट भरने की कोशिश करता है, यानी कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ये इसमें कौन कौन सी नीड आ जाएंगी? फूड, वाटर, एयर, स्लीप, वार्म, शेल्टर एंड सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किस तरह की नीड है? फिजियोलॉजिकल नीड्स में आएगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वाइटल रोल प्ले करती हैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को मोटिवेट करने के लिए। क्यों करती है? क्योंकि जब तक व्यक्ति की ये जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, अगर ये फुलफिल नहीं होंगी तो व्यक्ति दूसरे तरह की नीड्स के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो बेसिक नीड है, यानी कि एक फाउंडेशन का काम करती है, सबसे लोअर लेवल की नीड होती है। जब तक व्यक्ति अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वो दूसरे लेवल की नीड्स की तरफ नहीं बढ़ सकता। यानी कि जब तक व्यक्ति को खाने के लिए अगर रोटी ही नहीं मिल रही है, पेट भरने के लिए भोजन ही नहीं है, तो वो दूसरी अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल नीड्स के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन जब व्यक्ति की ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तो वो दूसरे लेवल की नीड्स को फुलफिल करने के बारे में सोचता है। दूसरे लेवल की जो नीड है उनके अकॉर्डिंग कौन सी है? सिक्योरिटी की नीड। उन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यक्ति जो है, जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उनको फुलफिल कर लेता है, तो व्यक्ति क्या करता है? मोटिवेट होता है अपनी सेफ्टी की नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने आप को सेफ और सिक्योर करने की वो कोशिश करता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी इन द सेंस कि भाई उसकी जॉब सिक्योर है कि नहीं, उसका इनकम का सोर्स स्टेबल है कि नहीं, पर्सनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि हर तरह से अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है। तो अब्राहम मैस्लो का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की ये जो सेकंड लेवल की नीड्स है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स फुलफिल हो जाती है, तो उससे हायर लेवल की नीड्स की तरफ वो बढ़ता है। ठीक है, तो थर्ड लेवल पर उन्होंने कौन सी नीड्स की बात की है? सोशल नीड्स, या इसको हम लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो कह सकते हैं लव एंड बिलोंगिंग नीड्स या सोशल नीड्स। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, इंटीमेट रिलेशनशिप, दूसरों से इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है। ये जो सोशल नीड्स या लव और बिलोंगिंग नीड है, ये कब फुलफिल होंगी? जब व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड अगर फुलफिल हो चुकी है, उसके बाद ही व्यक्ति जो है इन नीड्स को अचीव करने की कोशिश करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो सोशल नीड्स की अगर हम बात करें तो सोशल नीड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी एंड सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस विद इन सोशल ग्रुप्स। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति जो है कोई भी इंडिविजुअल इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, फ्रेंडशिप, ये सारी जो नीड्स होंगी ये क्या है? सोशल नीड्स हैं। जब किसी इंडिविजुअल की ये सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तो व्यक्ति क्या करता है? दूसरी उससे हायर लेवल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होता है। अब उससे हायर लेवल की जो नीड होंगी अकॉर्डिंग टू मैस्लो, वो क्या है? एस्टीम नीड्स। यानी कि व्यक्ति जो है अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचता है, अपनी एस्टीम नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। एस्टीम नीड्स में क्या क्या आ जाएगा? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये क्या है? ये एस्टीम की नीड। तो अब्राहम मैस्लो का मानना है कि जब किसी इंडिविजुअल की जो लोअर लेवल की नीड है, कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और सोशल नीड, यानी कि ये तीनों तरह की नीड्स अगर फुलफिल हो जाती हैं, तभी वो अपनी एस्टीम नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होता है। एस्टीम नीड्स की अगर हम बात करें तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटरनल एस्टीम नीड्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स। इंटरनल एस्टीम नीड्स का मतलब व्यक्ति सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने की कोशिश करता है, और एक्सटर्नल एस्टीम का मतलब बाहर से वो रिकॉग्निशन और एडमायर पाने की कोशिश करता है, यानी कि दूसरे जो लोग हैं वो भी उसको जाने, उसको पहचाने, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसकी प्रशंसा करें। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो का मानना है कि जब किसी इंडिविजुअल की जो ये सेल्फ एस्टीम की नीड होती है ये फुलफिल हो जाती है, तो व्यक्ति उससे हायर लेवल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होता है।
तो अब्राहम मैस्लो की जो नीड है अराकी थ्योरी है, इसमें उन्होंने जो सबसे हायर लेवल की नीड बताई है वो कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स, यानी कि आत्म अनुभूति की आवश्यकताएं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू द इनेट ड्राइव फॉर पर्सनल ग्रोथ, फुलफिलमेंट एंड रियलाइजिंग वंस फुलेस्ट पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पर व्यक्ति अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है। ठीक है, अपनी पर्सनल ग्रोथ, उसका जो फुलेस्ट पोटेंशियल है उसको फुलफिल और रियलाइज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है? अपना फुलेस्ट बेस्ट वर्जन ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छा क्या बन सकता हूँ और अपने पैशन को फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस और लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है रादर देन फिक्स्ड डेस्टिनेशन। तो अब्राहम मैस्लो का मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स को तभी फुलफिल कर पाएगा जब उसकी ये चारों तरह की जो नीड्स है ये अच्छे से फुलफिल होंगी। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर खाने के लिए रोटी ही नहीं मिलेगी, वो भूखा है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोच ही नहीं सकता। ठीक है, तो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में तभी सोचेगा जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, तभी वो अपने बारे में सोचने की कोशिश करता है, अपने आप को रियलाइज करने की कोशिश करता है। तो कोई इंडिविजुअल जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को परस्यू कर लेता है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कौन सी होंगी? ऑथेंटिसिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उसमें आ जाएंगी और एक सेंस आएगी, उसमें डेवलप होगी स्ट्रॉन्ग सेंस पर्पस की, कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो देखिए ये थी अब्राहम मैस्लो की नीड है अराकी थ्योरी, यानी कि उन्होंने 5 तरह की नीड्स की बात की है। इनको हमने 1 बाय 1 बिल्कुल डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे कि भाई जो ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, नीड है अराकी थ्योरी, इसको कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट है वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम कर रहा होता है तो वहां पर भी मैस्लो की नीड है अराकी थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में, और उनकी जो भी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए स्ट्रेटेजीज डिजाइन की जा सकती हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन के फील्ड में भी इस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि एजुकेटर्स क्या कर सकते हैं? सपोर्टिव और इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स की नीड को पूरा किया जा सके। उनकी जो पहले बेसिक नीड्स है, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड है, फिर एस्टीम की नीड्स हैं। ठीक है, तो उनकी जो बेसिक से लेके जो हायर लेवल की नीड्स है उनको पूरा किया जा सकता है। कब किया जाएगा? जब सपोर्टिव और एक इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। देखिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी इस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि जो एडवर्टाइजर होता है वो ये देखता है कि जो कंज्यूमर्स की नीड है उनको किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा वो फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के फील्ड में भी मैस्लो की थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। तो मैस्लो की जो नीड है अराकी थ्योरी है उसको डिफरेंट सेटिंग्स में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इस थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसके पीछे क्या क्या कारण है उनको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट, यानी कि एविडेंस, अनुभवजन्य तथ्यों की कमी रही है। क्यों रही है? क्योंकि ये जो थ्योरी है ये इंट्यूशन पर ज्यादा फोकस करती है बजाय कि साइंटिफिक डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी, यानी कि सार्वभौमिकता। देखिए कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि भाई ये जो थ्योरी है ये यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, हर इंडिविजुअल और हर कल्चर पर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोशल नीड्स को ही हायर लेवल की नीड्स मानते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वो बात ही नहीं करते। तो हर जगह, हर इंडिविजुअल पर, हर कल्चर पर इसको अप्लाई नहीं किया जाता, यूनिवर्सल नहीं है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। देखिए कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जो है अराकी है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा जटिल है, क्योंकि उसमें किसी तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं है कि भाई जो दूसरी तरह की नीड्स भी तो किसी इंडिविजुअल की हो सकती हैं, यानी कि कोई इंडिविजुअल दूसरी तरह की नीड्स भी एट द सेम टाइम हो सकती हैं। तो लेकिन मैस्लो का मानना है कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होंगी, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड होंगी, उसके बाद लव बिलोंगिंगनेस की नीड, उसके बाद सेल्फ एस्टीम की नीड और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। ठीक है, तो उन्होंने पूरा एक मतलब प्रोसेस बताया है। तो ये क्या है? ये पूरा प्रोसेस रिजिड है। जरूरी नहीं है कि भाई जो फिजियोलॉजिकल नीड है या जो सिक्योरिटी की नीड है उसके साथ साथ कोई दूसरी तरह की नीड भी किसी इंडिविजुअल की हो सकती है। नेक्स्ट, निग्लेक्टिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए मैस्लो ने जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या कल्चरल फैक्टर्स को बिल्कुल निग्लेक्ट किया है, जबकि ह्यूमन मोटिवेशन को शेप देने में इन फैक्टर्स का भी अहम रोल होता है। तो दोस्तों
आज की वीडियो में हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझा। अगले वीडियो में हम कंटेंट थ्योरीज में कौन सी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा एल्डरफर्स की ईआरजी थ्योरी, जो कि कंटेंट थ्योरी है, उसको हम डिटेल में करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। आज की इस वीडियो में उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एल्डरफर्स की ईआरजी थ्योरी। ये एक मोटिवेशन की थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी है। पिछली वीडियो में हमने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझा था, वो भी कंटेंट थ्योरी थी। ठीक है, सबसे पहले हम कंटेंट थ्योरीज को करें। यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, DSSB PRT में जो ये थ्योरीज है मोटिवेशन की, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। आप लोगों को बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन हम टॉपिक कर रहे हैं मोटिवेशन और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का पूरा जो टॉपिक है, जो कि आपको हर जगह हेल्प करेगा। चाहे आप DSSB PRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, NVS, KVS, UGC, नेट मैनेजमेंट में भी ये थ्योरीज हेल्प करेंगी। ठीक है, B.Ed, M.Ed जो भी टीचिंग एग्जाम रहेंगे, वहां पर आपको ये थ्योरीज जो है, मोटिवेशन का टॉपिक आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, एल्डरफर्स की ईआरजी थ्योरी क्या है? मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, यानी कि इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। मैस्लो की थ्योरी को बेस में लेकर ही एल्डरफर्स ने ये थ्योरी दी है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की अगर हम बात करें तो पिछली ही वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल में उसको समझा है। जब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे, जब तक आप मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो थ्योरी है, ये टोटली उसी थ्योरी पर बेस्ड है। तो एल्डरफर्स ने क्या किया? मैस्लो ने जो 5 नीड्स की हायरार्की बनाई थी, उन्हीं 5 नीड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 ग्रुप्स की वो बात करते हैं? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अब यहाँ पर आपको ईआरजी की फुल फॉर्म भी पता चल गया होगा। E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप उन्होंने बनाए। किसके बनाए? जो मैस्लो ने 5 नीड्स बताई थी, उन्हीं को इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो किस तरह से किया, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, मैस्लो की जो नीचे की 2 नीड्स थी, कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स, इनको उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया और क्या नाम दिया? एग्जिस्टेंस नीड्स। ठीक है, इसके बाद सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स का हाफ पार्ट, इसको इन्होंने नाम दिया रिलेटेडनेस। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड और एस्टीम नीड्स का अपर वाला पार्ट रहेगा, वो किसमें आएगा? ग्रोथ नीड्स। तो एस्टीम नीड्स की अगर हम बात करें तो देखिए, ये हाफ पार्ट कैसे होगा? यानी कि एस्टीम नीड्स 2 तरह की होती हैं, एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स और इंटरनल एस्टीम नीड्स। तो जो एक्सटर्नल वाला पार्ट होगा, वो किसमें आएगा? रिलेटेडनेस की नीड में इन्होंने डाला है। और जो अपर वाला पार्ट रहेगा, यानी कि इंटरनल एस्टीम नीड्स, किसमें कवर की है? उन्होंने ग्रोथ नीड्स में। ठीक है, अपर एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स को किसमें कवर किया है? ग्रोथ नीड्स में। तो आई होप कि ये 3 ग्रुप उन्होंने बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 3 नीड्स की बात एल्डरफर्स करते हैं, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड और ग्रोथ नीड्स, इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टेंस नीड्स की। एग्जिस्टेंस नीड का मतलब जो जिंदा रहने के लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बात ये करते हैं। तो इन्होंने कोई अपनी इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं दी है। मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी, उसी का ये एक एक्सटेंशन है। तो इन्होंने क्या किया? जो मैस्लो ने कैटेगराइज किया था फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी की नीड्स को, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? एग्जिस्टेंस नीड। यानी कि जो नीचे की 2 तरह की नीड्स बताई थी मैस्लो के द्वारा, कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, वाटर, शेल्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं, यानी कि जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं। इसके अलावा इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड की बात जब मैस्लो सेकंड लेवल में करते हैं, तो उनको भी इन्होंने इसी में डाल दिया कि ये भी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए किस किस की आवश्यकता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी सिक्योरिटी की। तो इन 2 तरह की नीड्स को इन्होंने एक ग्रुप में बना दिया। कौन सा ग्रुप? एग्जिस्टेंस की नीड का नाम इसको दिया गया है। ठीक है,
तो सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स हम पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझ चुके हैं, यानी कि व्यक्ति को सेफ रहने के लिए, सिक्योर रहने के लिए, उसकी सिक्योरिटी में उसकी हेल्थ सिक्योरिटी आ जाती है, जॉब सिक्योरिटी आ जाती है, पर्सनल इमोशनल सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेडनेस नीड्स। तो देखिए रिलेटेडनेस नीड की अगर हम बात करें तो इसमें किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया गया है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को किस तरह से मेंटेन करना है। तो ये जो नीड है ये किस पर बेस्ड है, सोशल इंटरेक्शन पर, यानी कि आप दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने बात की है। तो इन्होंने क्या किया, यानी कि जो मैस्लो का लेवल था, यानी कि मैस्लो की जो नीड हायरार्की में थर्ड लेवल की नीड्स थी कौन सी, सोशल नीड्स, या हम उसको लव बिलोंगिंगनेस की नीड्स भी कहते हैं, यानी कि किस तरह से आप फ्रेंडशिप करते हैं, आपका फैमिली सर्कल, सेक्सुअल इंटीमेसी यानी कि प्यार मोहब्बत की बात भी उसमें बताई गई थी, ठीक है, यानी कि दूसरों के साथ किस तरह से इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनका जो थर्ड लेवल था सोशल नीड्स को किसके साथ अलाइन किया, एस्टीम नीड्स के साथ रिलेट कर दिया है, ठीक है। एस्टीम नीड्स का भी लोअर हाफ पार्ट, यानी कि एस्टीम नीड्स दो तरह की हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसमें जो है रिलेटेडनेस की नीड्स में इन्होंने क्या किया, जो एस्टीम नीड्स है, एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, दूसरों से रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश करता है, यानी कि वो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें, उसको जाने पहचाने, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम की नीड्स है। तो किसके साथ इन्होंने रिलेट किया, यानी कि सोशल नीड्स को एस्टीम नीड्स के साथ रिलेट किया है, तो इसको नाम उन्होंने दिया रिलेटेडनेस नीड्स का। नेक्स्ट है ग्रोथ नीड्स। देखिए ग्रोथ नीड्स का मतलब आवर इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है अपना खुद का डेवलपमेंट किस तरह से करना है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ को लेकर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एल्डर फर्ज ने क्या किया, मैस्लो की जो एस्टीम रिलेटेड नीड्स थी, जिसमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट की बात हम करते हैं, यानी कि एस्टीम नीड्स का अपर वाला पार्ट, इंटरनल एस्टीम नीड्स, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, अचीवमेंट की हम बात करते हैं, उसको इन्होंने किसके साथ अलाइन किया, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स के साथ इन्होंने इसको जोड़ दिया, ठीक है, और उसको क्या नाम दिया, ग्रोथ नीड्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि जो ग्रोथ नीड्स है इसमें क्या होगा, यानी कि व्यक्ति अपने बारे में भी सोचता है, अपने आप को जानने की, पहचानने की कोशिश करता है, अपना पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, ठीक है, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में वो सोचता है। तो उन्होंने जो है तीन ग्रुप में जो है मैस्लो की थ्योरी को एक तरह से डिवाइड कर दिया है। एग्जिस्टेंस नीड क्या है, जो लोअर लेवल की दो नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स, उसको उन्होंने एग्जिस्टेंस नीड्स का नाम दिया है। रिलेटेडनेस नीड्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है थर्ड नंबर की नीड मैस्लो के द्वारा बताई गई है सोशल नीड, या जिसको लव बिलोंगिंगनेस की नीड कहते हैं, उसको इन्होंने सेल्फ एस्टीम नीड्स के साथ अलाइन किया है, सेल्फ एस्टीम नीड्स की हाफ लोअर पार्ट के साथ, ठीक है। इसको उन्होंने रिलेटेडनेस नीड्स का नाम दिया है। और ग्रोथ नीड्स को क्या किया इन्होंने, यानी कि जो सेल्फ एस्टीम नीड्स का अपर वाला पार्ट था, जो इंटरनल सेल्फ एस्टीम नीड्स है, उसको किसके साथ अलाइन कर दिया, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स के साथ, और क्या नाम दिया, ग्रोथ नीड्स। तो ये तीन तरह की नीड्स की बात कौन करते हैं, एल्डर फर्ज। तो इन्होंने अपनी कोई नई थ्योरी नहीं दी है, मैस्लो की थ्योरी पर ही ये थ्योरी बेस है। तो ये थी एल्डर फर्ज की ईआरजी थ्योरी। अब हम बात करेंगे इस थ्योरी का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, यानी कि कहां कहां किस किस फील्ड में इस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए एम्प्लॉयज मोटिवेशन, यानी कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में एल्डर फर्ज की ईआरजी थ्योरी का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि कोई भी मैनेजर, यानी कि जो भी मैनेजर है, जो भी प्रबंधक है, वो इंडिविजुअल्स की जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनके लिए स्ट्रेटेजीज तैयार की जा सकती है, ताकि उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, किसके कारण, लेक ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के कारण। तो जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, यानी कि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनकी जो ग्रोथ नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए इस थ्योरी का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है जॉब डिजाइन। देखिए जॉब डिजाइनिंग में भी ईआरजी थ्योरी हेल्प करती है, यानी कि जॉब्स को डिजाइन किया जाए तो एम्प्लॉयज की जो नीड्स है उनको अलाइन किया जा सकता है जॉब्स के साथ। जॉब कैन बी स्ट्रक्चर टू ऑफर अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स, यानी कि जॉब्स जो स्ट्रक्चर्ड की जाए, इस तरह से संरचित की जाए, ताकि उनकी जो डिफरेंट टाइप्स की नीड्स है उनके बीच, जॉब और उनकी नीड्स के बीच बैलेंस क्रिएट हो सके। कैसे, मान लीजिए अगर जो एम्प्लॉयज हैं उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, यानी कि वो सामाजिक रूप से परिपक्व बन सके, तो उससे क्या होगा, उनकी जो रिलेटेडनेस की नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी। ऑटोनॉमी और पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज अगर उनको प्रोवाइड की जाती है, तो इससे उनकी कौन सी नीड फुलफिल होंगी, ग्रोथ नीड्स। तो इससे क्या होगा, यानी कि एम्प्लॉयज के बीच जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और वो अपने काम में इंगेज होंगे, अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में भी ईआरजी थ्योरी हेल्प करती है। यानी कि जब किसी दो व्यक्तियों या दो पार्टीज के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको रिजोल्व किया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब किसी इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती। तो यहाँ पर जो भी मैनेजर या मीडिएटर है वो इस तरह से कार्य करे ताकि उनकी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सके और जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसको कम किया जा सके, रिजोल्व किया जा सके। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी ईआरजी थ्योरी हेल्प करती है। नेक्स्ट है चेंज। देखिए कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के कारण क्या होता है, इंप्लॉयज को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यानी कि किसी संगठन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े बदलाव जब किए जाते हैं तो जो इंप्लॉयज होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो ईआरजी थ्योरी है वो लीडर्स, मैनेजर्स या मीडिएटर जो भी है उनकी हेल्प कर सकती है। किस तरह से कर सकती है, यानी कि जो भी मैनेजर है, जो भी मीडिएटर है, जो भी लीडर है, उसको क्या करना चाहिए, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो नीड्स है, जो अलग अलग तरह की जो नीड्स हैं जो कि चेंज से रिलेटेड है, यानी कि जो जो चेंजेज हुए हैं उसके कारण उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, यानी कि चेंज के कारण जो रेजिस्टेंस आ गया था, जो रुकावट आ गई थी, वो क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी और एम्प्लॉयज का एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी ईआरजी थ्योरी मैनेजर्स की हेल्प कर सकती है। किस तरह से कर सकती है, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं तो उनके लिए जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल कोर्सेज वो ऑर्गेनाइज कर सकती है उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए। मान लीजिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं ताकि उनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उस पर फोकस किया जा सके। तो इससे क्या होगा, उनकी जो एग्जिस्टेंस की नीड होंगी वो फुलफिल होंगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस की नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, जिसके लिए उनको कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो इस तरह की टेक्निकल स्किल्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। टीम वर्क और कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा सकता है जो कि रिलेटेडनेस की नीड है। लीडरशिप का डेवलपमेंट किया जा सकता है जो कि ग्रोथ नीड्स है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में भी ईआरजी थ्योरी हेल्प करती है। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन ऑफ एल्डर फर्ज ईआरजी थ्योरी, यानी कि ईआरजी थ्योरी का एप्लीकेशन क्या रहेगा, कहाँ कहाँ इस थ्योरी को प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अब इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है या हम कह सकते हैं लिमिटेशन क्या है, क्योंकि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्रिटिसिज्म के क्या क्या कारण रहे हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ इंपिरिकल सपोर्ट। देखिए इंपिरिकल सपोर्ट का, इंपिरिकल एविडेंसेस की कमी रही है, क्योंकि ये जो थ्योरी है मैस्लो की थ्योरी पर ही टोटली बेस्ड है। तो मैस्लो की थ्योरी क्या है, इंट्यूशन पर बेस्ड है बजाय कि साइंटिफिक डाटा। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी इन नीड क्लासिफिकेशन। देखिए जो नीड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें भी अस्पष्टता है। क्यों है, क्योंकि इन्होंने मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा। यानी कि जो सेल्फ एस्टीम की नीड्स है वो 2 ग्रुप्स में जा रही है, रिलेटेडनेस की नीड में भी आ रही है और ग्रोथ नीड्स में भी है। तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है, यानी कि एक स्पष्टता इन्होंने नीड को क्लासिफाई करने में नहीं दिखाई है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी इग्नोर किया गया है। एल्डर फर्ज की ईआरजी थ्योरी ये तो रिकॉग्नाइज करती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि हर इंडिविजुअल की जो नीड्स है, प्रायोरिटीज है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से अकोमोडेट करना है, वो इस थ्योरी में उन्होंने नहीं बताया है। नेक्स्ट है लेक ऑफ क्लियर हायरार्की। देखिए क्लियर हायरार्की का अभाव है, क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा जो नीड्स बताई गई हैं वो नीड्स कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही है। नेक्स्ट है लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए इस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिमिटेड है, क्योंकि ये जो थ्योरी है मैनेजर्स को, मीडिएटर्स को एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड नहीं करती ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट किया जा सके, उनकी जो नीड्स है उनको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली फुलफिल किया जा सके, जिसके कारण उनकी लाइफ में किसी भी तरह के जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका लिमिटेड है। नेक्स्ट है निग्लेक्टिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए इन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको इन्होंने बिल्कुल निग्लेक्ट किया है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जिनके कारण इनकी इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ है। तो दोस्तों ये थी एल्डर फर्ज की ईआरजी थ्योरी, जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में किया, साथ ही हमने देखा इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, क्रिटिसिज्म क्या रहेगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी थ्योरी के बारे में, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि एक
कंटेंट थ्योरी है हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। हम कंटेंट थ्योरीज को ही पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, यानी कि हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, जो कि एक मोटिवेशन की थ्योरी है। आप सभी जानते हैं हम मोटिवेशन का टॉपिक बिल्कुल डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो मोटिवेशन की दो थ्योरीज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। कौन कौन सी? मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और एल्डरफर्स की ERG थ्योरी। ठीक है, आज ये हमारी तीसरी थ्योरी है हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी को करवाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो थ्योरी है, यानी कि जो मोटिवेशन का टॉपिक है, न केवल आपके DSSB PRT में है, बल्कि B.Ed, M.Ed, UGC नेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन में, उन सभी बच्चों के लिए भी ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल है। और मोटिवेशन की थ्योरीज आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, चाहे आप BBA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, ठीक है, BCom कर रहे हो, तो हर जगह आपको ये मोटिवेशन का टॉपिक देखने को करते हैं। आज की इस वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं हर्ज़बर्ग के बारे में। तो देखिए इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। ठीक है, क्या नाम था? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अगर हम बात करें हर्ज़बर्ग की, तो मोटिवेशनल थ्योरीज और मैनेजमेंट के ओरिजिनल थिंकर थे, यानी कि इनका जो काम था बिल्कुल ओरिजिनलिटी पर बेस्ड था। अगर हम बात करें एल्डरफर्स की ERG थ्योरी की, तो देखिए उनकी जो थ्योरी थी वो टोटली मैस्लो की थ्योरी पर बेस्ड थी। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी, वो इनकी अपनी ओरिजिनल मोटिवेशन की थ्योरी है। ठीक है जी। अब इस थ्योरी को जो है टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। टू फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की। इसके अलावा हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी नाम से भी जाना जाता है, और ड्यूअल फैक्टर थ्योरी भी इसको कहा जाता है। टू फैक्टर यानी कि टू फैक्टर की बात की गई है, ड्यूअल फैक्टर भी दो फैक्टर्स की बात की गई है। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इसको क्यों कहा जाता है, ये मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगी। तो देखिए इनकी जो थ्योरी, यानी कि इन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की, इनकी जो थ्योरी थी वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, पहले उस मेथोडोलॉजी को हम समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? व्हाट डू पीपल वांट फ्रॉम देयर जॉब्स, यानी कि लोग अपनी जॉब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं वो अपनी जॉब से। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था? ही आस्क्ड पीपल टू एक्सप्लेन व्हेन इन जॉब दे फेल्ट गुड एंड व्हेन दे फेल्ट बैड। और उन्होंने लोगों से पूछा कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि जब आप जॉब में होते हैं तो कौन सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब आप अच्छा फील करते हैं और कब आप बुरा फील करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर्ज़बर्ग क्या कर रहे थे, वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मेजर कर रहे थे, यानी कि जॉब के प्रति लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी में जो है दो क्वेश्चन इंक्लूड हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज what do people want from their jobs, and second one is what do people felt good about their jobs and what do people felt bad about their jobs। तो ये कहीं ना कहीं उनकी थ्योरी से रिलेटेड की क्वेश्चंस थे। जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो लोगों ने क्या किया, रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, यानी कि लोगों ने रिस्पॉन्ड दिए। तो जो रिस्पॉन्सेज आए, द रिस्पॉन्सेज वर कलेक्टेड एंड कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। तो जो भी रिस्पॉन्सेज आए उसको उन्होंने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। कौन कौन सी? फर्स्ट इज मोटिवेशनल फैक्टर एंड सेकंड इज हाइजीन फैक्टर। तो ये रीजन था कि इनकी जो थ्योरी थी उसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स की बात की गई है, मोटिवेशनल फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स। दैट्स द रीजन दिस थ्योरी इज कॉल्ड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो इस थ्योरी की जो की फाइंडिंग्स निकल कर आई, वो की फाइंडिंग्स जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। क्या थी? कि जो सेटिस्फाइड लोग थे, जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड थे, वो कौन कौन सी चीजों से सेटिस्फाइड थे। तो इसको इन्होंने क्या कहा? इंट्रिंसिक या मोटिवेशन फैक्टर्स।
किस तरह से वो सेटिस्फाइड थे? दे आर लुकिंग फॉर एडवांसमेंट, दे आर लुकिंग फॉर रिकॉग्निशन, दे आर लुकिंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर लुकिंग फॉर अचीवमेंट। यानी कि इन सब चीजों के लिए वो काम करना चाह रहे थे, इन सब चीजों से वो सेटिस्फाइड थे, ये चीज उनको मोटिवेट कर रही थी। इसको उन्होंने क्या कहा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर, या आप इसको सेटिस्फायर भी कह सकते हैं। ऑन द अदर साइड, यानी कि दूसरी तरफ क्या था? यानी कि जो व्यक्ति अनसेटिस्फाइड थे या डिससेटिस्फाइड थे, उनका क्या कैटेगराइजेशन था? वो कौन कौन सी चीजें थी जिससे लोग डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है। तो डिससेटिस्फैक्शन को उन्होंने एक्सट्रिंजिक या हाइजीन फैक्टर्स का नाम दिया है, या इनको मेंटेनेंस फैक्टर्स या डिससेटिस्फायर भी कहा जा सकता है। तो कौन कौन सी चीजों से व्यक्ति परेशान थे? यानी कि सुपरविजन से वो परेशान थे, कहीं ना कहीं पे या सैलरी को लेकर उनको परेशानी हो रही थी, कुछ लोग कंपनी की पॉलिसीज से खुश नहीं थे, वर्किंग कंडीशन उनकी बेहतर नहीं थी, रिलेशनशिप उनके सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज के साथ बेहतर नहीं थे। ये सारी चीजें थी जिसके कारण जो है लोग डिससेटिस्फाइड थे। तो ये कुछ रीजन थे जो निकलकर सामने आए कि जो सेटिस्फाइड पीपल थे उन्होंने क्या कहा, और जो अनसेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड पीपल थे उनका क्या कहना था। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो सेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स हैं वो किससे डिफरेंट है? जो अनसेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि अगर ये जो डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर हैं, यानी कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, इनको इलिमिनेट कर दिया जाए। इलिमिनेट का मतलब इनको रिमूव कर दिया जाए, या जैसे सुपरविजन को बेहतर कर दिया जाए, सैलरी को अच्छा कर दिया जाए, कंपनी पॉलिसीज को बेहतर कर दिया जाए, वर्किंग कंडीशन या सबॉर्डिनेट्स के साथ उनके रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, तो क्या होगा कि सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन रिमूव होगा, ठीक है। यानी कि डिससेटिस्फैक्शन को दूर करेंगे, यहां पर मोटिवेशन नहीं होने जा रहा, यानी कि मोटिवेशन के फैक्टर तो बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन दूर होगा, मोटिवेशन नहीं होगा। तो हर्जबर्ग ने क्या किया? यानी कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। देखिए, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या कहता है कि भाई सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन हर्जबर्ग का व्यू क्या है? यानी कि हर्जबर्ग ने एक नई थ्योरी दी जिसका दो कॉन्टिन्यूम हो सकते हैं। कौन कौन से? यानी कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट होगा नो सेटिस्फैक्शन, जिसको उन्होंने मोटिवेटर्स कहा है, और डिससेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट होगा नो डिससेटिस्फैक्शन, जिसको उन्होंने हाइजीन फैक्टर्स दिया है। तो हर्जबर्ग ने जो ये नया कॉन्टिन्यूम बनाया उसके पीछे उन्होंने रीजन क्या दिया? उनका मानना था कि जो डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर हैं वो मोटिवेशन के फैक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि अगर ये जो डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स हैं इनको कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो उससे मोटिवेशन इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो मोटिवेटर्स हैं, यानी कि जो मोटिवेशन के फैक्टर हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट। तो हर्जबर्ग ने कौन सी टू फैक्टर्स की बात की है? मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर। यहां से ही आपको क्लैरिटी हो गई होगी। लेकिन ये जो दो फैक्टर्स हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, एक बार हम और डिटेल में इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइजीन फैक्टर्स की। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर्स या एक्सट्रिंजिक फैक्टर्स या इनको जो है डिससेटिस्फायर भी कहा जाता है। ये किससे रिलेटेड होते हैं? जो कि कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करते हैं, एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फिजिकल हाइजीन की, देखिए हाइजीन अपने आप में खुद मेडिकल टर्म है, ठीक है। दे डू नॉट लीड टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को नहीं इंक्रीज करेंगे। ये किससे प्रिवेंट करेंगे? डिट्रोरेशन, यानी कि जो बीमारी है किसी व्यक्ति को, फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको दूर करेंगे, ठीक है। उससे व्यक्ति की ग्रोथ नहीं होने जा रही। तो देखिए, ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते नहीं हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये क्या करते हैं? अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? ये एक्सट्रिंजिक टू वर्क है, इंट्रिंजिक नहीं है। ये क्या करते हैं? ये मोटिवेशन को इंप्रूव नहीं करते, ग्रोथ को इंप्रूव नहीं करते, सिर्फ जो परफॉर्मेंस में लॉस हो रहा है उससे प्रिवेंट करते हैं, उससे बचाते हैं। तो जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? पे आ जाता है, फिजिकल वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जॉब सिक्योरिटी। तो ये वो फैक्टर्स हैं, यानी कि पे को इंक्रीज कर दे, फिजिकल वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाए, स्टेटस को बढ़ा दिया जाए, उनके आपसी संबंध बेहतर हो जाए, उनको जॉब की सिक्योरिटी रहे। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज के बीच जो डिससेटिस्फैक्शन था वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन इससे मोटिवेशन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मोटिवेशन के फैक्टर तो दूसरे हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन से होते हैं हाइजीन फैक्टर्स और इनका काम क्या होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे मोटिवेटर्स या इंट्रिंसिक फैक्टर्स को। तो हमने देखा कि भाई हर्जबर्ग का क्या मानना है कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं किससे? मोटिवेटर्स या मोटिवेशन के फैक्टर से। मोटिवेशन के फैक्टर क्या करते हैं? पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये क्या होते हैं?
इनहेरेंट टू वर्क होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यानी कि ये मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को किसके लिए, सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए। एनी मैनेजर विश टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस अबव द एवरेज लेवल, दे मस्ट इनरिच द वर्क एंड इंक्रीज अ पर्सन्स फ्रीडम ऑन द जॉब। देखिए कोई मैनेजर अगर ये जो मोटिवेशन के फैक्टर्स है इनको इंक्रीज कर देता है तो क्या होगा, वर्क भी इनरिच होगा, यानी कि काम भी व्यक्ति बेहतर तरीके से करेंगे, उनकी जॉब के प्रति जो फ्रीडम है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये जो मोटिवेशन के फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो परफॉर्मेंस के प्रति, तो इनको क्या कहा जाता है, सेटिस्फायर भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं मोटिवेशन के फैक्टर, रिकॉग्निशन, यानी कि इस तरह के लोग क्या करते हैं, दे आर लुकिंग फॉर रिकॉग्निशन, दे आर लुकिंग फॉर सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ के लिए ये लोग काम करते हैं, ठीक है। हर्जबर्ग के द्वारा जो 2 फैक्टर्स की बात की गई है, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स, इनको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो 2 फैक्टर्स की बात इनके द्वारा की गई है इनमें किस तरह का रिलेशनशिप है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनमें किस तरह का रिलेशनशिप है, यानी कि जो मोटिवेटर्स हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, जॉब सेटिस्फेक्शन को। लेकिन जो हाइजीन फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, यानी कि ये जो पुअर हाइजीन फैक्टर्स हैं ये डिक्रीज करते हैं एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। अगर ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें किस तरह का रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये थी हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की है, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशन फैक्टर्स, ठीक है। इन दोनों तरह के फैक्टर्स में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होंगी, ये हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। अब एक और एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ताकि ये थ्योरी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। 2 फैक्टर्स की बात कौन करते हैं, हर्जबर्ग करते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशन के फैक्टर्स। उन्होंने कहा जॉब सेटिस्फेक्शन कब होगा और जॉब डिससेटिस्फेक्शन कब होगा। तो जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो किससे इन्फ्लुएंस है, हमने अभी पीछे देखा, यानी कि मोटिवेशन के जो फैक्टर्स हैं वो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन को। यानी कि अगर ये जो मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं इनको इंप्रूव कर दिया जाए तो क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। ये किसके फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं, ये मोटिवेटर्स हैं, ठीक है। अगर इनको इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरी तरफ वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। अब ये जो डिससेटिस्फेक्शन वाले फैक्टर्स हैं ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हाइजीन फैक्टर से। तो उनका मानना है कि अगर ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं इनको इंप्रूव कर दिया जाएगा तो जॉब के प्रति जो डिससेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि वर्किंग कंडीशन उनकी बेहतर नहीं है, कोवर्कर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पॉलिसीज और रूल्स अच्छे नहीं है, बेस वेज, सैलरी, सुपरवाइजर क्वालिटी, ठीक है। अगर इनको अच्छा कर दिया जाए तो क्या होगा कि जो लोगों को डिससेटिस्फेक्शन था वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। अब इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ है, कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फैक्टर्स कंसिडर्ड वेरी नैरो इन स्कोप। यानी कि जो फैक्टर कंसीडर किए गए हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स की बात की गई है तो वो क्या है, नैरो स्कोप है, और भी फैक्टर्स वो इंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। द ओवरऑल मेथोडोलॉजी ऑफ द थ्योरी वाज क्वेश्चन। देखिए ये जो थ्योरी की मेथोडोलॉजी है ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन बनी हुई है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसको माना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो 2 कॉन्टिन्यूम की बात की है वो लोगों को समझ ही नहीं आया। नेक्स्ट, हर्जबर्ग assume that satisfaction is connected to productivity। देखिए उन्होंने कहा कि जो लोग सेटिस्फाइड हैं वो प्रोडक्टिव होंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज आए, बहुत सारी स्टडीज हुई जिसमें ये भी प्रूव हुआ है कि जो लोग सेटिस्फाइड हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, द थ्योरी वाज इनकंसिस्टेंट इन नेचर। देखिए बहुत ही इनकंसिस्टेंसी है थ्योरी में, कहीं पर भी कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जिसके कारण इनकी इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है। तो दोस्तों ये थी हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। अगली थ्योरी में हम क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी को करेंगे। अगली थ्योरी में हम बात करेंगे मैक्लेलैंड की नीड थ्योरी, 3 नीड थ्योरी है, उसको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हेलो
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड, जो कि एक मोटिवेशन की नीड थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ये न केवल आप लोगों को DSSB PRT के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड, एमएड, यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, या किसी और टीचिंग एग्जाम जैसे KVS, NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां हर जगह आपको मोटिवेशन का टॉपिक देखने को मिलेगा। और ये जो थ्योरीज है मोटिवेशन की, आपको हर जगह हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम मैक्लेलैंड की नीड थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई 1940s में अब्राहम मैस्लो के द्वारा भी नीड थ्योरी क्रिएट की गई थी, जिसमें उन्होंने 5 तरह की नीड्स की बात की है। यानी कि मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, उसमें उन्होंने 5 तरह की नीड्स दी हैं, जो थ्योरी हम बिल्कुल डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी नीड्स की बात उनके द्वारा की गई थी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, लव बिलोंगिंगनेस की नीड, सेल्फ एस्टीम की नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मैस्लो के द्वारा दी गई थी। लेकिन इसी फील्ड में, यानी कि नीड्स से रिलेटेड ही काम आगे किसने किया? मैक्लेलैंड ने किया। इनका पूरा नाम क्या है? डेविड मैक्लेलैंड। ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी द अचीविंग सोसाइटी 1961 में। उसमें जो है उन्होंने अपनी इस थ्योरी को इंक्लूड किया है। इसकी जो थ्योरी है उसको दूसरे किस किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इनकी जो थ्योरी है उसको क्या कहा जाता है? 3 नीड्स थ्योरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 नीड्स की बात उनके द्वारा की गई है। एक्वायर्ड नीड्स कहा जाता है, या मोटिवेशनल नीड थ्योरी और लर्न नीड थ्योरी भी इनकी थ्योरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आगे अभी आप लोगों को बताऊंगी। 3 नीड थ्योरी क्यों कहा जाता है? यानी कि इसमें उन्होंने 3 मोटिवेटर्स की बात की है, इसलिए इसको मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी और 3 नीड थ्योरी कहा जाता है। एक्वायर्ड और लर्नड थ्योरी क्यों कहा जाता है ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो कौन कौन सी जो है 3 मोटिवेटर्स की बात मैक्लेलैंड करते हैं? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब आप कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब आप में जो है दूसरों के साथ, यानी कि किसी ग्रुप में आप इन्वॉल्व हैं, आप चाहते हैं कि भाई दूसरे लोग जो है आपको पसंद करें। ठीक है, तो नीड फॉर एफिलिएशन उससे रिलेटेड है। नीड फॉर पावर का मतलब आप पावर के लिए काम कर रहे हैं, आप दूसरों को डोमिनेट, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के मोटिवेटर्स की बात किसके द्वारा की गई है? मैक्लेलैंड। अब ये जो 3 मोटिवेटर्स की बात मैक्लेलैंड करते हैं, ये जो 3 नीड्स हैं, ये क्या है? ये जो मोटिवेटर्स हैं ये एक्वायर्ड हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को बाय बर्थ तो जो है अचीवमेंट की नीड नहीं होती है, या एफिलिएशन के लिए वो कार्य नहीं करता, या पावर के पीछे वो नहीं भागता है। ठीक है, बाय बर्थ इस तरह की कोई चीज उसमें नहीं होती है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो ये सारी नीड्स उसकी नहीं होती है। वो जिस कल्चर, जिस सोसाइटी में रहता है, वहां से वो एक्वायर करता है, वहां से वो चीजें सीखता है। ठीक है, तो इसलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया है? एक्वायर्ड नीड थ्योरी और लर्नड थ्योरी भी इसको कहा गया है। लर्नड थ्योरी इसलिए कहा गया है क्योंकि बाहर से वो चीजें सीख रहा है, बाय बर्थ उसमें ये सारी चीजें नहीं आई। अब ये जो 3 मोटिवेटर्स या 3 नीड्स की बात मैक्लेलैंड करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा डोमिनेंस में है किसी इंडिविजुअल में। ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है रिश्तों नातों या अपने ग्रुप, जिस ग्रुप या सोसाइटी का हिस्सा है, उसको ज्यादा महत्व देता है, तो वो उसमें कौन सी नीड ज्यादा डोमिनेंस में होगी? नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, या जो कोई रिश्तों नातों सभी को साइड कर देता है, पावर के पीछे भागता है या अचीवमेंट के पीछे भागता है, तो ये डिपेंड किस पर करेगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, कि वो किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहा है। तो उसी तरह की नीड उसमें डोमिनेंस में होगी। ठीक है, तो ये जो 3 नीड्स की बात मैक्लेलैंड के द्वारा की गई है, इनको हम एक बार 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर पावर। देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में NPOW भी लिखा जाता है। तो आपको अगर NPOW मिलता है तो आपको समझना है नीड फॉर पावर। ठीक है, अब पावर का मतलब क्या होता है? पावर क्या होती है? यानी कि पावर एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा आप दूसरों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करना। तो जो लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई पावर रखते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो किस तरह, कैसे होते हैं? आउटस्पोकन होते हैं, फोर्सफुल होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होते हैं, सेंटिमेंटल नहीं होते हैं। ठीक है,
है। दूसरों की कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी पावर और प्रेस्टीज के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नीड फॉर एफिलिएशन की। देखिए, नीड फॉर एफिलिएशन को शॉर्ट में आपको ये भी देखने को मिल सकता है NAFFIL। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है, नीड फॉर एफिलिएशन। तो एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, पीपल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन ड्राइव्स pleasure from being loved by all and tend to avoid the pain of being rejected। देखिए, ये जिस भी ग्रुप का हिस्सा होते हैं उस ग्रुप के लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से प्लेजर पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनको रिजेक्शन का बहुत ज्यादा डर होता है, पेन को ये अवॉइड करते हैं, ये नहीं चाहते कि भी दूसरे लोग इनको नापसंद करें। ठीक है, तो जिस भी ग्रुप का वो हिस्सा होते हैं, जो ग्रुप के दूसरे लोग कर रहे होते हैं, ये भी वही करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, दूसरों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, दूसरे लोगों को पसंद करते हैं और खुद चाहते हैं कि भाई दूसरे लोग भी उनको पसंद करें। इनके जो थॉट्स होते हैं उनमें रिजिडिटी नहीं होती, बहुत ही मिलनसार टाइप के ये लोग होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ, यानी कि उनके जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं, दूसरों के साथ रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। इनके थॉट्स में रिजिडिटी नहीं होती, ये कोलैबोरेशन को पसंद करते हैं बजाय की कंपटीशन। इसके बाद है नीड फॉर अचीवमेंट। देखिए, शॉर्ट फॉर्म इसकी होगी NACH। तो नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, दिस रिफर्स टू द नीड फॉर सक्सेस एंड द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। यानी कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो सक्सेस को, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, यानी कि जिनकी हाई नीड होती है अचीवमेंट की, तो वो किस तरह के कामों से मोटिवेट होते हैं, यानी कि चैलेंजिंग टास्क, पर्सनल अकम्प्लिशमेंट एंड डिजायर फॉर फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह के चैलेंजिंग टास्क वो कर जाते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए। ठीक है, कोई भी उनके सामने चैलेंज रख देंगे तो वो क्या करेंगे, उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपनी पर्सनल अकम्प्लिशमेंट और साथ ही जो वो काम करते हैं, जो कुछ परफॉर्म करते हैं, उस पर उनको फीडबैक की भी आवश्यकता होती है, डिजायर होती है उनकी, ताकि वो अपने काम को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो जिनकी हाई अचीवमेंट की नीड होती है, यानी कि कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उनके जो गोल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, रियलिस्टिक गोल्स होते हैं। और जो भी काम करते हैं, किसी भी सिचुएशन में वो काम करते हैं तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर वो काम करते हैं। ठीक है, तो मैक्लेलैंड के द्वारा जो 3 नीड्स की बात की गई है उनको हमने 1 बाय 1 समझा। अब इन 3 नीड्स को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि ये जो तीनों तरह की नीड की बात मैक्लेलैंड के द्वारा की गई है, तो इन तीनों तरह के लोगों की, यानी कि नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर अचीवमेंट वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर पावर, यानी कि जो पावर वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई देंगी। वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वॉन्ट्स टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, लाइक्स टू विन एग्रीमेंट, enjoy competition and winning, enjoy status and recognition। ठीक है, जो एफिलिएशन की जिनकी नीड होती है वो व्यक्ति किस तरह के होते हैं, wants to belong to the group, यानी कि किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, wants to be liked and will go along with whatever the rest of the group wants to do, यानी कि जो ग्रुप चाहता है वो वही उसी तरह के काम वो करने की कोशिश करते हैं। कोलैबोरेशन को प्रेफर करते हैं बजाय की कंपटीशन, डजंट लाइक हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी के कार्यों को भी वो पसंद नहीं करते। इसके अलावा जिनकी हाई अचीवमेंट की नीड होती है उन लोगों की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि वो क्या करते हैं, सेट्स एंड अकम्प्लिश चैलेंजेस और रिस्क, यानी कि चैलेंजेस और रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, लाइक्स टू रिसीव रेगुलर फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, यानी कि उनकी जो भी प्रोग्रेस और अचीवमेंट है उस पर उनकी इच्छा होती है कि भी लोग उनको फीडबैक दें। ठीक है, लाइक्स टू वर्क अलोन, ये अलग रहना, अकेले रहना पसंद करते हैं बजाय कि लोगों के साथ। तो दोस्तों ये थी मैक्लेलैंड की 3 नीड थ्योरी। आज की इस वीडियो में हमने इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझा। ये क्या है, ये एक कंटेंट थ्योरी है। ठीक है, अगली वीडियो में हम कौन सी कंटेंट थ्योरी को करेंगे, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो इस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो कंटेंट थ्योरीज है मोटिवेशन की वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम प्रोसेस थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे। तो मिलती हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है DSSB-PRT के लिए, तो ये सीरीज सिर्फ DSSB-PRT के लिए नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट B.Ed, M.Ed एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET, HTET और किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप KVS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या NVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह आपको ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, हर जगह आपको हेल्प करेगी। यानी कि जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है मैकग्रेगर्स थ्योरी X एंड थ्योरी Y। आप सभी जानते हैं हम मोटिवेशन की थ्योरीज कर रहे हैं, तो ये एक कंटेंट थ्योरी है मोटिवेशन की। और यहाँ पर आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है मोटिवेशन का, न केवल आपके B.Ed, M.Ed में है, बल्कि जो स्टूडेंट BBA, BCA, MBA कर रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट में भी ये थ्योरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, थ्योरी X एंड थ्योरी Y। तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी X एंड थ्योरी Y, ये डगलस मैकग्रेगर के द्वारा जो है 1960 में प्रपोज की गई थी। बहुत ही पुरानी थ्योरी है, मैनेजमेंट की थ्योरी है। मैकग्रेगर का मानना था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, यानी कि 2 तरह के इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयर्स होते हैं, one of which is negative called as theory X and the other is positive so called as theory Y। यानी कि कुछ नेगेटिव तरह के लोग होते हैं और कुछ पॉजिटिव तरह के, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, X कैटेगरी एंड Y कैटेगरी। तो इन्होंने जो X कैटेगरी के लोग हैं उनको कहा है कि ये जो लोग होते हैं ये नेगेटिव तरह के होते हैं। जो दूसरी Y कैटेगरी की ये बात करते हैं, Y थ्योरी की ये बात करते हैं, तो जो Y कैटेगरी के पर्सन होते हैं वो किस तरह के होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो मैकग्रेगर ने क्या किया कि एक तरह से ये 2 मोटिवेशनल मेथड्स हैं, बिल्कुल अपोजिट मेथड हैं। ठीक है, हर तरह के, यानी कि X कैटेगरी वाले लोग और Y कैटेगरी वाले जो लोग होंगे उनको आप एक ही तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने मैनेजर्स को टिप्स दी कि किसी भी मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी दोनों कैटेगरी के लोगों की समझ उसको हो, तभी वो दोनों तरह के लोगों को मोटिवेट कर पाएगा। यानी कि उनका माइंडसेट क्या है, उनका परसेप्शन, उनका सोचने समझने का तरीका, काम करने का तरीका क्या है। अगर किसी मैनेजर को इस चीज की समझ है, तभी तो वो दोनों तरह के लोगों को मोटिवेट कर पाएगा, क्योंकि दोनों तरह के लोगों को एक ही तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते। तो देखिए, मैकग्रेगर का मानना था कि भाई मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहे हैं तो उसको किस तरह से मैनेज करना है ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो उनका मानना था कि जब किसी मैनेजर को X कैटेगरी और Y कैटेगरी के लोगों की नॉलेज होगी, तभी तो वो उनको अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा। यानी कि अगर उसको पता होगा कि X कैटेगरी के लोग किस तरह से सोचते हैं, उनका काम करने का ढंग, काम करने का तरीका क्या है, Y कैटेगरी के लोग किस तरह से काम करते हैं, उनका सोचने समझने का तरीका क्या है। ठीक है, तभी वो दोनों तरह के लोगों को मोटिवेट कर पाएगा, क्योंकि दोनों तरह के लोगों की जो अजम्पशंस है, वो एटीट्यूड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका एटीट्यूड, अजम्पशंस उनकी बिल्कुल डिफरेंट है कि X कैटेगरी के लोग बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, Y कैटेगरी के लोग जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो उनका जो एटीट्यूड, अजम्पशंस होंगी वो क्या होंगी? बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहले हम थ्योरी X के बारे में बात करते हैं, यानी कि थ्योरी X क्या है, यानी कि इस तरह के जो लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो X कैटेगरी वाले जो लोग होंगे वो किस तरह के होंगे? पीपल डिसलाइक वर्क एंड आर गियर्ड टूवर्ड्स सर्चिंग रीजंस टू अवॉइड वर्किंग। यानी कि जो X कैटेगरी वाले लोगों को उन्होंने नेगेटिव पर्सन कहा है, यानी कि ये जो लोग होंगे ये काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप लोगों ने देखा भी होगा कि देखिए, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ के टीचर को बताते हैं कि मैडम आपने कल ये काम दिया था, आप ये करवा दीजिए। दूसरे जो है, टीचर ने जो काम दिया होता है उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं कि कहीं टीचर पूछ ना ले, यानी कि काम से बचने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्कर्स अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेक एम्बिशंस और गोल्स। देखिए, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने की कोशिश करते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इनका कोई एम्बिशन नहीं होता, गोल नहीं होता, फ्यूचर से रिलेटेड इनका कोई पर्पस नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट,
Employees are lazy and as such they must be threatened or forced to work। देखिए इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं बहुत ही लेजी होते हैं, ठीक है, सिर्फ मतलब हर काम से बचने की कोशिश करते हैं। उनको अगर मैनेजर इफेक्टिव है, अगर वो इफेक्टिवली डील कर पाता है तो उनको डरा धमका कर ही वो काम निकाल सकता है। ये इस तरह के लोग होते हैं। नॉट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, देखिए ये क्रिएटिव बिल्कुल नहीं होते, यानी कि कुछ नया करने की वो नहीं सोचते हैं, इनोवेशन करने की वो नहीं सोचते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है बस उसी को वो एक तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं कि जो काम सदियों से चला रहा है उसको बस पूरा कर ले, हमारा आज का काम हो गया, ठीक है। कुछ भी क्रिएटिव या कुछ भी इनोवेटिव वर्क ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल नीड्स एज फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। देखिए इनका मोटिवेशन का एक ही तरीका है, यानी कि ये किस चीज से मोटिवेट होते हैं, सिर्फ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि बेसिक नीड्स इनकी पूरी होनी चाहिए, उन्हीं पर ये फोकस करते हैं। यानी कि रोटी कपड़ा मकान सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स तक ही ये सीमित होते हैं, इससे आगे ये कुछ सोचते ही नहीं है। नेक्स्ट, दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि सिर्फ अपना भला होना चाहिए और इनको ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ मतलब अपने बारे में सोचते हैं। इनका जो मेन पर्पज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, वो सिर्फ फाइनेंशियल गेन होता है, यानी कि सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का भला हो या ना हो इससे इनको कोई लेना देना नहीं होता। क्या होता है, इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक्स कैटेगरी के लोगों के क्या फीचर्स होते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, यानी कि थ्योरी एक्स क्या कहती है। अब हम बात करेंगे थ्योरी वाई, यानी कि जो वाई कैटेगरी के लोग हैं वो किस तरह के होते हैं, जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। Employees love to work and they treat work as natural। देखिए इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं, इस तरह के जो पीपल होते हैं वो काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, दिल से काम करते हैं, काम को एक तरह से खेल समझते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो काम करते हैं। नेक्स्ट, people are innovative and will formulate creative decisions for their growth and growth of the company। इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं उनमें क्रिएटिविटी झलकती है, वो न केवल कंपनी की ग्रोथ बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो काम करते हैं। नेक्स्ट, people are self-controlled and self-directed on the way to achieving their set goals and objectives। देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल्ड और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को उनको गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती या कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, the higher level needs of self-esteem and self-actualization are ongoing needs that for most people are never completely satisfied. As such, it is these higher level needs through which employees can best be motivated। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो हायर लेवल की नीड मैस्लो के द्वारा बताई गई हैं, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उसको वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे थ्योरी एक्स में हमने देखा कि जो एक्स कैटेगरी के लोग हैं वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कैटेगरी वाई के लोग हैं, जो पॉजिटिव पर्सन हैं, वो हायर लेवल की नीड्स होती हैं, जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स है उनको भी फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो काम करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हेल्प पीपल टू लर्न एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह के जो लोग होते हैं वो मतलब कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे बढ़कर लेने की कोशिश करते हैं। ये न केवल इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है उनको पूरा करते हैं, बल्कि वो खुद चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए। ये इस तरह के लोग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक्स थ्योरी क्या होगी, थ्योरी वाई क्या होती है, उसको हमने बिल्कुल अच्छे से समझा। यानी कि एक्स कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, दोनों के फीचर्स को हमने बिल्कुल अच्छे से समझा। अगर आपने सिर्फ एक्स कैटेगरी को भी अच्छे से समझ लिया तो इसका बिल्कुल एक्स कैटेगरी का ऑपोजिट होते हैं वाई कैटेगरी के लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि दोनों में किस तरह का डिफरेंस है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि आपको इन दोनों थ्योरीज का डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में क्या डिफरेंस होगा तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन और आप लोगों की क्लैरिटी हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से कुछ पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। यानी कि जो थ्योरी एक्स, यानी कि जो एक्स कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क, यानी कि काम को पसंद नहीं करते। जो थ्योरी वाई वाले लोग होंगे, यानी कि जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो काम को बेहद पसंद करते हैं, काम उनके लिए बिल्कुल नेचुरल होता है, ठीक है। एक्स कैटेगरी के लोग क्या होते हैं, लैक्स
एम्बिशंस, यानी कि उनकी कोई एम्बिशंस नहीं होती, हाईली एम्बिशियस होते हैं वाई कैटेगरी के लोग। एक्स कैटेगरी के लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि एक्सेप्ट एंड सीक ड्यूटीज अंडर फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि आगे बढ़ के वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना पसंद करते हैं। एक्स कैटेगरी के लोग जो है क्रिएटिव नहीं होते, इनोवेटिव नहीं होते। वाई कैटेगरी के लोग हाई लेवल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इनमें होता है, ठीक है। एक्स कैटेगरी के जो लोग हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को, यानी कि वो बदलाव नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीके से काम होता आया है बस उसी तरह से होता रहे, लेकिन ये क्या करते हैं, टेक्स चेंजेस, यानी कि चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। एक्स कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, फोकसेस ऑन फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड्स एज फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, यानी कि ये सिर्फ अपनी रोटी कपड़ा मकान सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स तक ही मतलब फोकस करते हैं, यही इनका मोटिवेशन का लेवल होता है, यानी कि इनको ये कंप्लीट पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं वाई कैटेगरी के लोग, ये लोअर नीड्स यानी कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसके साथ साथ हायर लेवल की नीड्स जो मैस्लो के द्वारा बताई गई है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उनको भी फोकस करते हैं, यानी कि अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी वो काम करते हैं, ठीक है। एक्स कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए हाई लेवल का सुपरविजन होना चाहिए, यानी कि जो मैनेजर होना चाहिए वो उनको डरा धमका कर काम निकलवा सके, क्योंकि वो अपने आप काम नहीं करते, बहुत ही लेजी होते हैं, इंडिफरेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। लेकिन जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि उनको किसी डायरेक्शन या कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती, वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो एक्स कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। लेकिन जो वाई कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न तरीकों से काम करने को वो ज्यादा पसंद करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। इम्प्लॉयज लेक सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि एक्स कैटेगरी के लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, वाई कैटेगरी के लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। एक्स कैटेगरी के जो लोग हैं उनको टाइट कंट्रोल की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आप उनसे काम नहीं लेंगे डरा धमका कर फोर्सफुली तो वो काम बिल्कुल करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो वाई कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए लीनियंट कंट्रोल ही जरूरी है, यानी कि उनको किसी कंट्रोल की आवश्यकता ही नहीं होती, वो सेल्फ कंट्रोल्ड सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो दो तरह की थ्योरीज की हमने बात की है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी एक्स इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो एक्स कैटेगरीज के लोग हैं, तो जो एक्स वाले लोग हैं एक टीचर का क्या रोल रहेगा कि भाई किस तरह से उनको डील कर सकती है, ठीक है। एजुकेशन के फील्ड में इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, तो थ्योरी एक्स की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरह की थ्योरी के जो लोग हैं उनके फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट है, एक ही तरह से उनको डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो एक्स वाले लोग हैं उनको एजुकेशन में किस तरह से एक टीचर डील कर सकती है, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, यानी कि इस तरह की थ्योरी एक्स क्या अज्यूम्स करती है, जो स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के इंप्लॉयज होते हैं, यानी कि बच्चे भी दो तरह के होते हैं बचपन से ही। कुछ बच्चे बहुत लेजी होते हैं जो काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं, काम उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्लास वर्क में एक्टिव रहना, यानी कि तो इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो जो एक्स कैटेगरी वाले लोग हैं, यानी कि एक्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, इनहेरेंटली लेजी। तो जब वो लेजी होंगे तो उनके लिए जरूरी है कि कंट्रोल और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, कंट्रोल और डिसिप्लिन के द्वारा ही उनको मोटिवेट किया जा सकता है। तो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि भाई इनके लिए रूल पनिशमेंट या एक्सटर्नल रिवॉर्ड अगर उनको दिया जाए तभी उनको जो है मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। देखिए जो एक्स कैटेगरी के लोग हैं, एक्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, यानी कि टीचर एज अ ऑथोरिटेरियन होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टिव टीचिंग स्टाइल का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि जो पैसिव स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज ट्रांसमिट की जा सके, क्योंकि वो अपने आप तो नॉलेज को ग्रहण करेंगे नहीं, तो एक टीचर का जब दबाव रहेगा तो वो नॉलेज उनको दी जा सकती है। नेक्स्ट, लिमिटेड स्टूडेंट ऑटोनॉमी। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ऑटोनॉमी यानी कि जो स्टूडेंट की स्वायत्तता है वो क्या है, लिमिटेड है। क्यों है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इनहेरेंटली लेजी होते हैं, काम को पसंद नहीं करते, पैसिव स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसीजन मेकर ये नहीं होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का प्रयोग इनके लिए किया नहीं जा सकता, यानी कि खुद ही मोटिवेट हों कि खुद ही वो पढ़ लें, ऐसे वो होते नहीं है, ठीक है। तो टीचर का कंट्रोल और डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की ऑटोनॉमी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो ये थी थ्योरी एक्स इन एजुकेशन। देखिए जो एक्स कैटेगरी के लोग
लोग हैं उनको किस तरह से एजुकेशन के फील्ड में, अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे थ्योरी वाई इन एजुकेशन, यानी कि जो वाई कैटेगरी के लोग हैं, जो पॉजिटिव पर्संस हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह से एजुकेशन के फील्ड में ये थ्योरी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की बात की गई है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर से ही मोटिवेट होते हैं, यानी कि आंतरिक कारक होते हैं जो इनको मोटिवेट करते हैं, किसी बाहरी मोटिवेशन की इनको आवश्यकता नहीं होती। तो जो थ्योरी वाई है वो फोकस करती है कि भाई जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि उनकी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को नर्चर किया जा सके। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन एंड एम्पावरमेंट। देखिए, कोलैबोरेशन एंड एम्पावरमेंट की बात की गई है क्योंकि थ्योरी वाई इंक्रेज करती है एजुकेटर्स को कि भाई स्टूडेंट्स को जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए ओनरशिप की, ताकि वो आगे बढ़ के काम कर सके। साथ ही उनमें स्किल्स का डेवलपमेंट भी किया जाना चाहिए, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चों में किया जाना चाहिए। कोलैबोरेशन और एम्पावरमेंट पर फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। जो थ्योरी वाई है वो ये मतलब एक्सेप्ट करती है कि भाई हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनका इंटरेस्ट, उनकी लर्निंग स्टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो जो वाई का प्रिंसिपल है, यानी कि जो थ्योरी वाई का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच पर फोकस करता है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर बच्चों का ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के जो यूनिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके, उनके अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा सके। तो ये था एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का, यानी कि थ्योरी एक्स को एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि एक्स कैटेगरी के लोगों को आप किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से मोटिवेट करेंगे। जो वाई कैटेगरी के लोग हैं उनको एजुकेशन के फील्ड में अगर हम बात करें तो किस तरह से टीचर या एजुकेटर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनको दी जानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों तरह की थ्योरीज, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को कंक्लूड करें तो हम क्या कहेंगे कि जो थ्योरी वाई के लोग हैं, यानी कि थ्योरी वाई के जो पीपल होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि थ्योरी एक्स के, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थ्योरी एक्स इज डिफिकल्ट टू मैनेज एंड थ्योरी वाई इज इजी, यानी कि वाई के लोगों को मतलब मैनेज करना बहुत इजी है बजाय कि एक्स के लोगों को, क्योंकि वो बहुत इनहेरेंट टू वर्क है, लेजी हैं, काम को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये एक तरह से दो डिफरेंट, दो अपोजिट थ्योरीज हैं, दोनों थ्योरीज एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैनेजर का अहम रोल आ जाता है, यानी कि अगर मैनेजर अच्छा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो लोग हैं, यानी कि कैटेगरी एक्स और कैटेगरी वाई के लोग हैं, उनको वो इफेक्टिवली डील कर सकता है, क्योंकि दोनों का नेचर, एटीट्यूड, दोनों के फीचर्स, एजम्पशंस बिल्कुल डिफरेंट। तो दोस्तों ये थी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि हम मोटिवेशन की थ्योरीज कर रहे हैं, और आज जो है ये जो कंटेंट थ्योरीज हैं जितनी भी, ये मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैस्लो की नीड थ्योरी, एल्डरपर्स की ईआरजी थ्योरी, हासबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, मैक्लेलैंड की थ्योरी और ग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आज हमने कर ली है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोसेस थ्योरीज को, इन थ्योरीज को हम वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी की। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, कुछ फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सभी कमेंट पढ़ती हूँ, और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगी, मजे में होंगी। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है पेडागोजी की, न केवल DSSB PRT के बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd, M.Ed एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे CTET, HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या LVS, KVS या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप सभी जानते हैं कि हमने मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज को बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाया है, और अभी मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज लेकर आई हूँ। 100 क्वेश्चंस की, 100 MCQs की,
तो एक पार्ट हम कर चुके हैं, यानी कि लगभग 40 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ पार्ट 1 में, और ये जो है आज सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें हम कुछ लगभग 30 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं कवर करवाने वाली हूँ वो है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, एल्डरपर्स की ERG थ्योरी, हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, मैक्लेलैंड की थ्योरी, और जो है मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये कौन सी थ्योरीज हैं? ये कंटेंट थ्योरीज हैं, ठीक है। सभी की सभी कंटेंट थ्योरीज मेरे चैनल पर डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाई हैं। आप मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहां पर जाकर पहले आप इन थ्योरीज को बिल्कुल डिटेल में समझिएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्हिच नीड्स आर एट द बेस ऑफ द हायरार्की। देखिए मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई जो बेस नीड्स हैं उनकी हायरार्की में वो कौन सी हैं? एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो मैस्लो के द्वारा 5 तरह की नीड्स की बात की गई है। ये थ्योरी मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। 5 तरह की नीड्स जो है अलग अलग, उनका रोल क्या है, उनमें क्या होता है, ठीक है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में करवा चुकी हूँ। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को आप जरूर देखिएगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बेस में नीड्स है, यानी कि जो सबसे लोअर लेवल की नीड्स है वो कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, तो कौन सी होंगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मैस्लोज हायरार्की इज। देखिए मैस्लो की जो हायरार्की है उसमें हाईएस्ट लेवल की नीड्स कौन सी हैं? लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे नीचे की जो नीड्स है वो कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी की नीड्स, उसके बाद बिलोंगिंगनेस और लव की नीड्स, एस्टीम की नीड्स, और जो सबसे हायर लेवल की नीड्स हैं वो कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यानी कि इसमें व्यक्ति क्या करता है? आत्म अनुभूति करता है, अपने बारे में जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, अपने आप को जानना, ठीक है, अपने आप को अनुभव करना। तो कौन सी होंगी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड कौन सी है? हायर लेवल की नीड्स है। किसमें? मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which need refers to the desire for accomplishment, mastery and achievement। देखिए अकम्प्लिशमेंट यानी कि किसी काम को अच्छे से पूरा करना, मास्टरी हासिल करना, कुछ अचीव करना, ये किस तरह की नीड्स को बताती हैं? यानी कि कौन सी नीड्स के अंतर्गत आएंगी? एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एस्टीम नीड्स दोबारा से रिपीट हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स वो होती है जिसमें रोटी कपड़ा यानी कि बेसिक नीड है, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स व्यक्ति पूरा करता है। सोशल नीड्स जिसमें प्यार मोहब्बत यानी कि समाज में किस तरह से इंटरेक्ट होना है, समाज के लोगों से किस तरह से रिलेशनशिप बनाना है। एस्टीम नीड्स में क्या करता है? प्रेस्टीज और सेल्फ अकम्प्लिशमेंट यानी कि अपने काम को बेहतर तरीके से करना, कुछ अचीव करने की कोशिश करता है। तो कौन सी नीड्स से रिलेटेड है ये सारे वर्ड्स? अकम्प्लिशमेंट, मास्टरी और अचीवमेंट किससे रिलेटेड है? एस्टीम नीड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ विच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। यानी कि कौन से मैनेजमेंट थ्योरिस्ट के द्वारा थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी गई है, उस थ्योरिस्ट का नाम आपको बताना है। यानी कि ये जो सिद्धांत है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा, हर्ज़बर्ग के द्वारा, या डगलस मैकग्रेगर के द्वारा, या एल्डरपर्स के द्वारा। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? डगलस मैकग्रेगर के द्वारा थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात की गई है, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। Which level of needs must be satisfied before an individual seeks higher level needs according to Maslow। देखिए मैस्लो ने क्या कहा है कि भाई जो हायर लेवल की नीड्स हैं उनको व्यक्ति तभी सेटिस्फाइड कर सकता है जब उसकी कौन से लेवल की नीड्स फुलफिल हो जाए? एस्टीम नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या सेफ्टी नीड्स। यानी कि हायर लेवल की नीड्स की तरफ व्यक्ति तभी बढ़ पाएगा जब उसकी बेसिक नीड्स यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर पूरी होंगी, तभी वो उससे हायर लेवल की नीड की तरफ बढ़ेगा। यानी कि अगर उसको रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है तभी व्यक्ति सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो बेसिक नीड्स है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Maslow's hierarchy is often represented as a pyramid with how many levels। देखिए मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो एक पिरामिड की फॉर्म में है, तो उसमें कितने लेवल्स की बात यानी कि कितनी तरह की नीड्स की बात उनके द्वारा की गई है? 3, 5, 7 या 8। तो ये मैंने जो है पहले ही क्वेश्चन में विद पिक्चर आप लोगों को क्लियर
इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी कैटेगराइज नीड्स इनटू विच 3 लेवल्स, यानी कि एल्डरफर्स की जो ईआरजी थ्योरी है, जो एक तरह से मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, तो उसमें उन्होंने नीड्स को 3 लेवल्स में कैटेगराइज किया है। तो वो 3 लेवल्स आपको बताने हैं, एग्जिस्टेंस, रीइंफोर्समेंट या ग्रोथ, इकोनॉमिक, रैशनल एंड जनरेशनल, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, एक्सट्रिंजिक, रेसिप्रोकल या गोल ओरिएंटेड। तो कौन सी 3 नीड्स यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए, मैस्लो के द्वारा जो 5 तरह की नीड्स की बात की गई है, यानी कि 5 तरह की नीड्स बताई गई है, उन्हीं को उन्होंने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है 3 लेवल्स में। क्या कैसे किया, पहली जो है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स, उनको उन्होंने नाम दिया एग्जिस्टेंस की नीड्स का, एस्टीम नीड्स और सोशल नीड्स, यानी कि एस्टीम नीड्स का लोअर हाफ पार्ट और सोशल नीड्स, इसको इन्होंने रिलेटेडनेस नीड्स का नाम दिया है, और एस्टीम नीड्स का अपर वाला पार्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसको उन्होंने ग्रोथ नीड्स कहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। और ईआरजी की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो ई का मतलब एग्जिस्टेंस, आर का मतलब रिलेटेडनेस और जी का मतलब ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ईआरजी थ्योरी, इफ अ हायर लेवल नीड इज फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट माइट एन इंडिविजुअल डू। देखिए, ईआरजी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हायर लेवल की नीड है, वो व्यक्ति को अगर फ्रस्ट्रेटेड कर रही है, तो किसी इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, मूव अप द हायरार्की, यानी कि हायरार्की में आगे मूव कर जाना चाहिए, फोकस ओनली ऑन लोअर लेवल नीड्स, यानी कि सिर्फ लोअर लेवल की नीड्स पर फोकस करना चाहिए, गिव अप ऑन ऑल नीड्स, यानी कि सभी नीड्स को गिव अप कर देना चाहिए, परस्यू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को परस्यू करना चाहिए। तो जो इंडिविजुअल हायर लेवल की नीड से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, फोकस ओनली ऑन लोअर लेवल नीड्स, यानी कि उसको सिर्फ अपनी जो लोअर लेवल की नीड्स है, पहले उस पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद उसको हायर लेवल की नीड्स की तरफ बढ़ना चाहिए। Let me see what is the next question. According to Herzberg, which factors are considered hygiene factors? हर्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है, उसमें जो हाइजीन फैक्टर्स की बात हर्जबर्ग के द्वारा की गई है, उनका क्या मतलब है, फैक्टर्स दैट लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि ये जो हाइजीन फैक्टर्स है, जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं, फैक्टर्स दैट लीड टू मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं, फैक्टर्स दैट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन से बचाते हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन से रिलेटेड हैं। तो देखिए, हाइजीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रिलेशनशिप विद पीस, कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्कप्लेस, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी, सुपरविजन, ये किस तरह के फैक्टर्स हैं, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की अगर ये जो इच्छाएं हैं कि भाई उसका जो उसके साथी लोग हैं, उनके साथ उनके रिलेशनशिप बेहतर कर दिए जाए, कंपनी पॉलिसीज को अच्छा कर दिया जाए, उसकी फिजिकल वर्क प्लेस को अच्छा कर दिया जाए, तो ये क्या करेंगे, यानी कि जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था किसी इंडिविजुअल को, उससे वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, मोटिवेशन को इंक्रीज नहीं करते। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि ये जो फैक्टर क्या करते हैं, प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि जो डिससेटिस्फैक्शन इंडिविजुअल को मिल रहा है, उससे वो बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, यानी कि हर्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है, उसका दूसरा नाम क्या है, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, इक्विटी थ्योरी या रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, स्किनर के द्वारा दी गई है। इक्विटी थ्योरी की बात कौन करते हैं, एडम्स करते हैं। ठीक है, हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर कौन सा दूसरा नाम है हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी का, हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर। और हायरार्की की बात किसके द्वारा की गई है, मैस्लो के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी डिफर फ्रॉम मैस्लोज हायरार्की। देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताया था कि भी जो एल्डरफर्स की ईआरजी थ्योरी है, वो मैस्लो की थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है क्या डिफरेंस है दोनों थ्योरीज में। ईआरजी थ्योरी डज नॉट कंसीडर ग्रोथ नीड्स, यानी कि ईआरजी थ्योरी ग्रोथ नीड्स को कंसीडर नहीं करती, तो बिल्कुल करती है। ठीक है, ग्रोथ नीड्स को। ईआरजी थ्योरी हैज फीवर लेवल्स ऑफ नीड्स, यानी कि इसमें जो है कम लेवल्स की बात की गई है। ईआरजी थ्योरी अलाउज मूवमेंट बिटवीन लेवल्स। ईआरजी थ्योरी इज फोकस सॉलिडली ऑन फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो देखिए, ईआरजी थ्योरी और मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में डिफरेंस क्या है, यानी कि 5 तरह की नीड्स की बात जो मैस्लो के द्वारा की गई है, उनमें जो है उसने क्या किया, एल्डरफर्स ने क्या किया, जो मूवमेंट था, यानी कि 5 नीड्स को कैटेगराइज करके सिर्फ 3 नीड्स बना दी। तो उन्होंने क्या किया है कि भाई जो मूवमेंट था उनकी लेवल्स के बीच में, उसको वो कम कर दिया है उसने। ठीक है, क्या करती है ईआरजी थ्योरी, अलाउज मूवमेंट्स बिटवीन लेवल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द आर स्टैंड फॉर एल्डर फर्स्ट ईआरजी थ्योरी, यानी कि ईआरजी, ई का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, पिछली स्लाइड में ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो आर का क्या मतलब है, रैशनल, रिलेटेडनेस, रीइंफोर्समेंट या रिसोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर स्टैंड्स फॉर रिलेटेडनेस नीड्स, जी का मतलब क्या है, ग्रोथ नीड्स, ई का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस नीड। तो ये सभी का नाम आपको पता होना चाहिए, ई फोर क्या होता है, आर फोर और जी फोर, ठीक है। तो ई आर का मतलब क्या है, रिलेटेडनेस की नीड्स की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हर्जबर्ग्स थ्योरी what kind of factors are related to the work environment and company policies। देखिए हर्जबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है उसमें जो फैक्टर्स की बात की गई है कौन कौन से, वर्क इन्वायरमेंट और कंपनी पॉलिसीज। ये किस तरह के फैक्टर्स हैं, यानी कि मोटिवेशन फैक्टर हैं, हाइजीन फैक्टर हैं, किस तरह के फैक्टर्स हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स या अचीवमेंट फैक्टर्स। तो देखिए ये किस तरह के, यहाँ पर आप हाइजीन फैक्टर्स में देख सकते हैं रिलेशनशिप विद पीयर्स, कंपनी पॉलिसीज, यहाँ पर क्या दिया गया है, कंपनी पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन या वर्किंग इन्वायरमेंट या वर्क प्लेस, फिजिकल वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये किस तरह के फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर्स। तो जो हाइजीन फैक्टर्स है उनको हम मेंटेनेंस फैक्टर्स या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस तरह के फैक्टर्स हैं ये, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जिनको हम हाइजीन फैक्टर्स भी कह सकते हैं या मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कह सकते हैं। और जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, यानी कि वहां पर व्यक्ति खुद मोटिवेट होकर काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग व्हिच फैक्टर इज रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन। देखिए हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग कौन से फैक्टर्स पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ और रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, जहां पर व्यक्ति अपने रिकॉग्निशन, पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काम करता है। तो वो कौन से फैक्टर होंगे, हाइजीन फैक्टर्स, मेंटेनेंस फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर या सेफ्टी फैक्टर्स। तो कौन से फैक्टर्स होंगे, वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे, जहां पर व्यक्ति अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, जॉब एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करता है, ठीक है। तो कौन से होंगे, मोटिवेशन फैक्टर्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, Hallberg's theory emphasizes the importance of which type of motivation for job satisfaction। देखिए हर्जबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है उसमें किस टाइप के मोटिवेशन की बात की गई है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, जहां पर जॉब सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस दिया गया है। वो किस तरह का मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अवॉइडेंस मोटिवेशन या सोशल मोटिवेशन। तो नीचे के दो मोटिवेशन तो बिल्कुल गलत है, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। तो जहां पर व्यक्ति अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, ठीक है, तो वहां पर किस तरह का मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि ये क्या है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपको मोटिवेटिंग फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्लेलैंड्स थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स नीड्स कैन बी, यानी कि मैक्लेलैंड की जो थ्री नीड थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है कि भाई इंडिविजुअल्स की जो नीड्स हैं वो किस तरह की हैं, फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल, यानी कि फिक्स और अनचेंजेबल है, इनबोर्न और स्टैटिक हैं, एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड हैं, इजीली फुलफिल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, या एक्सटर्नल रिवॉर्ड से उनको फुलफिल किया जा सकता है। तो देखिए मैक्लेलैंड की थ्री नीड्स थ्योरी में तीन तरह की नीड्स की बात की गई है, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर एफिलिएशन। ये तीनों ही तरह की नीड जो है इनबोर्न नहीं होती, स्टैटिक नहीं है, किस तरह की है, एक्वायर्ड एंड डेवलप, यानी कि इनको समाज में रह के व्यक्ति एक्वायर करता है, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, अचीवमेंट के लिए, एफिलिएशन के लिए वो काम करता है। तो ये किस तरह की नीड्स है, एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड नीड्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which theory assumes that employees dislike work and must be controlled to perform। देखिए किस थ्योरी में बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज है वो काम को करना पसंद नहीं करते और उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता भी पड़ती है। थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, ईआरजी थ्योरी। तो मैस्लो की जो हायरार्की और ईआरजी थ्योरी है ये किस तरह की थ्योरी है, नीड थ्योरीज है ये, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, या तो थ्योरी एक्स है या थ्योरी वाई, ठीक है। किसमें बात की गई है, जिसमें लोगों को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, जो लोग होते हैं वो बिल्कुल मतलब काम को करना ही पसंद नहीं करते। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात किसके द्वारा की गई है, मैकग्रेगर के द्वारा। दोनों तरह की थ्योरीज की बात की गई है। थ्योरी एक्स की अलग अजम्पशंस हैं, यानी कि थ्योरी एक्स वाले लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी थ्योरी वाई वाले लोगों से। तो यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं कि जो थ्योरी एक्स वाले लोग हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पहला ही बात आ गया है, डिसलाइक वर्क, ठीक है। डायरेक्शन यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते हैं, जैसा उनको बताया जाता है वैसा ही वो करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम की नहीं लेते हैं, मोटिवेटेड नहीं होते, क्रिएटिविटी उनमें बिल्कुल नहीं होती। थ्योरी वाई के लोग क्या होंगे, यानी कि एक्स के बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, डिसलाइक वर्क एंड मस्ट बी कंट्रोल्ड। तो कौन सी थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, थ्योरी एक्स की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई व्हाट इज द व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर, यानी कि थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर किस तरह का होगा। पीपल आर लेजी एंड अवॉइड वर्क, तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, थ्योरी एक्स की, ठीक है। पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड एंजॉय वर्क, ये बिल्कुल वाई की करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड और काम को एंजॉय करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड विच नीड्स आर पार्ट ऑफ द एक्वायर्ड नीड थ्योरी। देखिए मैक्लेलैंड की जो 3 नीड थ्योरी है उसको एक्वायर्ड नीड थ्योरी भी कहा गया है, क्योंकि जो नीड्स की बात उनके द्वारा की गई है वो तीनों तरह की नीड किस तरह की है, एक्वायर की जाती है, ठीक है, डेवलप की जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विच नीड्स आर पार्ट्स ऑफ द एक्वायर्ड नीड थ्योरी, यानी कि कौन सी नीड्स की बात की गई है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, इनेट नीड्स, एक्सट्रिंसिक नीड्स, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर नीड्स। तो ये 3 तरह की नीड्स की बात किसके द्वारा की गई है, मैक्लेलैंड, अचीवमेंट की नीड, एफिलिएशन और पावर की नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन सीक्स, यानी कि जिन लोगों की एफिलिएशन की नीड स्ट्रॉन्ग होगी वो लोग किस तरह के होते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, यानी कि एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, सोशल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन के लिए वो काम करते हैं, चैलेंजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए काम करते हैं, मटेरियल रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं। तो देखिए जिनकी एफिलिएशन की नीड स्ट्रॉन्ग होगी वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि भी दूसरे लोग उनको डिसलाइक करें, ठीक है। तो किस तरह की बात की गई है, यानी कि एफिलिएशन की नीड जिनकी स्ट्रॉन्ग होगी वो किस तरह के होंगे, सोशल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन, यानी कि उनके जो सोशल रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर होंगे, दूसरों के साथ वो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नीड इज करेक्टराइज्ड बाय द डिजायर टू एक्सेल एंड सक्सीड रिलेटिव टू अदर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के कंपैरिजन में सक्सेस होना चाहता है और दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करता है, कुछ अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है। तो कौन सी नीड की बात यहाँ पर की गई है, किस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, मैक्लेलैंड की 3 नीड थ्योरी की हम बात करें, अचीवमेंट नीड, एफिलिएशन नीड, पावर नीड, एस्टीम नीड। तो एस्टीम नीड तो बिल्कुल गलत है, 3 तरह की नीड्स मैक्लेलैंड के द्वारा बताई गई है। एफिलिएशन की नीड जिनकी होती है उनके सोशल रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, मतलब समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। पावर नीड वाले लोग किस तरह के होंगे, पावर और पोजीशन के लिए काम करते हैं। अचीवमेंट नीड क्या करते हैं, मतलब अपने आप को सक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उनकी डिजायर होती है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करें, ठीक है। तो किस तरह की नीड्स की बात की गई है, अचीवमेंट नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल विद अ हाई नीड फॉर पावर आर मोटिवेटेड बाय, यानी कि वो लोग जो मतलब पावर की नीड जिनकी बहुत हाई होती है उससे मोटिवेट होते हैं, पावर की नीड से जो मोटिवेट होते हैं वो किस तरह के होंगे, उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी, पर्सनल अकम्प्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, सॉलिटरी वर्क इन्वायरमेंट, कंट्रोलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल टास्क। तो देखिए जिनकी पावर की नीड जो है हाई होती है वो किस तरह के होते हैं, जिनकी दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी एक्स मैनेजमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय, थ्योरी एक्स जो कि मैकग्रेगर के द्वारा दी गई है, मैनेजमेंट की थ्योरी है, उसकी करेक्टरिस्टिक आपको बतानी है, ठीक है। इंपावरिंग एम्प्लॉयज एंड प्रमोटिंग ऑटोनॉमी, यानी कि थ्योरी एक्स जो है एम्प्लॉयज को इंपावर और प्रमोट करती है, ऑटोनॉमी के लिए बिल्कुल नहीं, ये थ्योरी वाई की करेक्टरिस्टिक है। ट्रस्टिंग इम्प्लॉयज विदाउट ओवरसाइट, यानी कि उनको जो है बिल्कुल निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इम्प्लॉयज पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो इस तरह के इम्प्लॉयज पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जाता, ये थ्योरी वाई की ही करेक्टरिस्टिक है। रिलेइंग ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट, ये जो लोग हैं इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और पनिशमेंट पर भरोसा करना जरूरी होता है, यानी कि इनके लिए पनिशमेंट और रूल्स ही काम करते हैं, और रूल भी किस तरह के होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स किसकी है, थ्योरी एक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी वाई मैनेजमेंट इंक्रीजेस, देखिए थ्योरी वाई मैकग्रेगर के द्वारा ही दी गई है, तो थ्योरी वाई किस चीज के लिए इंक्रीज करती है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो किस तरह का होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये थ्योरी एक्स की करेक्टरिस्टिक है। लिमिटेड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज का जो इन्वॉल्वमेंट है वो लिमिटेड होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन, ये किसकी करेक्टरिस्टिक है, थ्योरी वाई की करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जहां पर एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर आप इस इमेज से भी देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स मैंने डाली हुई है, यानी कि इस तरह के लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन के लिए इंक्रेज करते हैं, यानी कि थ्योरी वाई किसके लिए इंक्रेज करती है कि एम्प्लॉयज क्रिएटिव हो, किसी भी चीज में आगे बढ़कर हिस्सा ले लो।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर एसोसिएटेड विद वर्क ऑफ विच मैनेजमेंट थ्योरीज, यानी कि किस थ्योरीज के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की थ्योरी। तो एक बार फिर से रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज से यानी कि मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज से रिलेटेड जो मैं एमसीक्यू सीरीज लेकर आई हूँ उसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। वो लास्ट पार्ट रहेगा मोटिवेशन एमसीक्यूज का। उसके बाद हम आईसीटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि आईसीटी का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए सेशन वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।